तो आज नतीजों का दिन है, हर कोई इंतजार कर रहा है और पहला जो रुझान है 8 से 9 बजे के बीच में आएगा। सबसे पहले न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है और आइए अब आपको 2016 के नतीजे सबसे पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके की तस्वीर रही थी और इस बार जो नतीजे आने वाले हैं वो किस तरीके से आएंगे। तो 2016 के नतीजे, विधानसभा की 294 सीटें, बंगाल में टीएमसी को 211 मिली, बीजेपी 3, कांग्रेस 44, लेफ्ट प्लस 32 और अदर्स के खाते में 4 सीटें गई। लेकिन ये तस्वीर 2021 में पूरी तरह से आशा बदलने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा एनालिसिस कम से कम यही कहता है बदलने क्या वाली। ममता बनर्जी एक बार फिर लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, लेकिन मुस्लिम फैक्टर पर नजर डालिए। कुल विधानसभा सीटें 292, क्योंकि 2 जो प्रत्याशी से उनकी मौत हो गई थी और ऐसे में 294 नहीं 292 सीटों पर इस बार चुनाव हुआ। साउथ 24 परगना की बात करें 35% यहां पर मुस्लिम आबादी, जो कि बड़ा फैक्टर इस चुनाव में साबित हो सकता है। दक्षिण 24 परगना की बात करें तो 25%, हावड़ा जिले में 26%, नादिया में 26%। 90 सीटों पर यह समझ लीजिए मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला। और इसलिए हम कह रहे हैं बार बार और लगातार, ये जितने फेजेस 8 फेजेस में जो हमने चुनाव कवर किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय यही था कि इस बार कौन सा वो फैक्टर है जो कि सबसे अहम साबित होने जा रहा है। और इसलिए इस पर जल्दी से एक कमेंट में राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद अन्य सहयोगियों का रुख करना है। मनोज पांडे है, चलिए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, सीधा आपके पास आते हुए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इस बार कौन सा फैक्टर, अभी हम दिखा रहे थे 90 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं, तो कौन सा एम फैक्टर सबसे हावी रहने वाला है? एम फॉर मोदी, एम फॉर ममता, एम फॉर मुस्लिम, एम फॉर महिलाएं? जी देखिए, करीब यहाँ पे हम तो मोदी और ममता के नाम पे तो पश्चिम बंगाल की चुनाव हुआ, ये 2 अहम फैक्टर तो यहाँ बंगाल की जनता तो देख ही रही है। लेकिन जो 2 अहम है बहुत बड़ा फैक्टर रख रहा है, क्योंकि हम जिस तरह से देखें कि महिलाएं जो शुरुआती दौर में करीबन आता रखने से आपको बता दें कि ये करीब 5 जो केसेस थी, महिलाओं को हम लोगों ने बस बढ़ चढ़कर हर पोलिंग बूथों पे देखा और किस तरह से महिलाओं ने मत किया। लेकिन आप देखें 6ठे, 7ठे और 8वें चरण के चुनाव पे कहीं न कहीं जो मुस्लिम जो समुदाय के थे उनके कम्युनिटी के इर्द गिर्द यहाँ पे पश्चिम बंगाल का वहाँ पे घूमने लगा। तो 2 बहुत बड़ा जो एव है इस बार फैक्टर काम कर रहा है, महिलाएं और मुस्लिम। क्योंकि महिलाएं जो वोटर थी कहीं न कहीं शांत हुई और जिस तरह से उनका जो लगातार तो वो इस बात को बोल दे रही है। लेकिन कोई लोग कहते थे लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ठीक है बात में बात होगा। ठीक है, बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक है बाद में बात होगा, 2 मई को ही पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है महिलाएं किधर गई हैं ये कुछ ही देर में पता चल पाएगा। लेकिन महिला बहुत बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल में इस बार उभर के आने वाली है और महिलाएं जिसके साथ होगी सरकार उसी का बनेगा। आप महिलाओं को तवज्जो दे रहे हैं और आपने सारे के सारे 8 फेजेस कवर किया और इसलिए बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, आप ही के इस जवाब से मैं सीधा, वरुण सिन्हा भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से मौजूद है। लेकिन वरुण, लगातार पूरे चुनाव को आपने कवर किया है, उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, हर जगह पर आप पहुंचे, चुनाव कवर किया। तो ये बताइए, क्योंकि मनोज महिलाओं को सबसे बड़ा फैक्टर बता रहे हैं इस चुनाव में, आपकी एनालिसिस क्या कहती है वरुण, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? देखिए, महिलाएं निश्चित तौर पे एक बड़ा फैक्टर हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो लगातार टीएमसी का वोट बैंक रहा है, शुरुआती दौर से ही जो वोट पोलराइज करने की बात की गई तो ये पूरा फैक्टर जो था वो टीएमसी ने भुनाने का प्रयास भी किया। और 90 सीटें, आपने खुद कहा आशा, 90 सीटों से ज्यादा ऐसी सीटें, कई सारी ऐसी सीटें भी हैं जहां पर मुस्लिम प्रतिशत करीब 50, 55 और 60 के प्रतिशत के करीब भी है कुछ विधानसभा क्षेत्रों में। तो ऐसी परिस्थिति में टीएमसी जानती है कि उसकी जो एक बड़ा वोट बैंक उसके साथ खड़ा हुआ है और शायद यही इस वोट बैंक को अपने पक्ष में लगातार करने की कोशिश भी की गई। और वोट पोलराइज करने की जहां तक मैं बात करता हूं, शुरुआती फर्स्ट और सेकंड फेज में हमने देखा भी कि बीजेपी ने पूरा एक माहौल भी तैयार किया, उससे कुछ फायदा उठाने की कोशिश भी की गई। लेकिन हां, कोविड की वजह से कुछ असर मैं मानता हूं 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें राउंड में देखने को मिला, जिसमें प्रचार अभियान थमा, लोगों ने प्रचार नहीं किया और उसकी वजह से हो सकता है कि वोट पोलराइजेशन कम हुआ हो। दूसरी बात, महिलाओं के साथ मुस्लिम फैक्टर इसलिए भी मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं कि महिलाओं के लिए ममता बनर्जी की कन्याश्री, रूपाश्री, महिला प्रधान योजनाएं, ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जो गांव-गांव तक पहुंची और मुसलमानों को भी इससे फायदा मिला और आम जनता को इससे सीधे रूबरू होने का फायदा मिला। तो ऐसे में ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं
फायदा दे सकती है टीएमसी को कि एक आपने बड़ी योजनाएं, करीब 200 से ज्यादा योजनाएं पिछले 2 सालों में आपने महिलाओं के लिए शुरू करी, और साथ साथ आप मुस्लिम फैक्टर्स को, अल्पसंख्यकों को हर महीने भत्ता दे रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं फायदा दे सकती है टीएमसी को, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास, और मनाली आपके पास आते हुए काफी देर से आप इंतजार कर रही हैं, और मैं पीछे हलचल आपके देख पा रही हूँ मनाली मुर्शिदाबाद में। यहां से क्या अपडेट है, कितने बजे पहला रुझान आने वाला है? देखिए, आज तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज मुर्शिदाबाद जिला में अंतिम 2 चरण में चुनाव हुआ है, और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो सुबह से जो काउंटिंग एजेंट्स है वो यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, अब वो एक एक करके अंदर घुस रहे हैं, और यहाँ पे घुसने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है, सबकी कोरोना टेस्ट करवाया गया है, और रिपोर्ट यहाँ पे जमा देके फिर वो लोग काउंटिंग प्लेस में जाएंगे, और 8 बजे से शुरू होगा। और एक बात यह है कि मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीट है, लेकिन उनमें से 2 सीटों में इस बार चुनाव नहीं हुआ है। 26 तारीख को चुनाव होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ है क्योंकि दोनों उम्मीदवार की मौत हो गई है, तो वो 16 मई को होगा। तो आज जो ये 20 जो सीटें हैं उनकी ही गणना होगी, और मैं अभी बहरमपुर गर्ल्स कॉलेज जो बहरमपुर विधानसभा के अंतर्भुक्त है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जितने सारे काउंटिंग एजेंट्स हैं सब यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं, सब एक एक करके अंदर जा रहे हैं, सबके छानबीन करके जांच करके फिर यहाँ पे अंदर जाने की अनुमति मिल रहा है, और उसके ऊपर सबके हाथ में सबके मुंह में मास्क भी है, और सब अपने अपने साथ सैनिटाइजर भी कैरी कर रहे हैं। लेकिन अंदर जाके इन लोगों को पीपीई किट भी दी जाएगी, और उसके ऊपर सैनिटाइजर भी दिया जाएगा, और उसके ऊपर मास्क भी फिर से दिया जाएगा, ताकि पूरा जांच पड़ताल करके अंदर घुसने की अनुमति मिलेगी इन काउंटिंग एजेंट्स को। ठीक है, मनाली बने रहिएगा जी। अमरदेव पासवान भी है, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार। अमरदेव आसनसोल से हमारे साथ मौजूद है। अमरदेव, ये बताइए, एक तो कौन कौन से अहम चेहरे यहाँ पे? शाइनी घोष खूब चर्चित नाम रही है, स्टार चेहरा, क्या चल रहा है उनको लेकर के? डॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो, ये तमाम बड़े चेहरे साबित होने वाले हैं, लेकिन टीएमसी का बहुत मजबूत गढ़ है। अगर मैं आसनसोल बर्धमान की बात भी करूं तो इस गढ़ में कितनी सेंध इस बार बीजेपी, जिसका पत्ता साफ था पिछली बार? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा जो चुनाव था उसमें लोकसभा चुनाव में 2 बार यहाँ से सांसद बने बाबुल सुप्रियो का, जो जिस तरीके से जो मेहनत किए थे यहाँ पे, और इसी के बदौलत यहाँ पे जो बीजेपी है वो 9 सीटों का सपना देख रही है, और उस सपना को देखते हुए जो है जो टीएमसी जो है यहाँ पे, टीएमसी लगातार जो ये कर रही है कि वो अपना उसका जो सीट है यहाँ पे, वो सीटें बैठाने के चक्कर में वो जिस तरीके से जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि 9 सीटें जो हैं उसमें से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें अब ये देखना है कि आखिर दोनों के जो दावे हैं, दोनों पार्टियों के राजनीतिक दलों के, वो दावे कितने सच हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर शाइनी घोष भी जो चेहरा है, वो एक्टर हैं, काफी प्रचलित हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं, और उनका जो लोगों के बीच जो उनका जो उन्होंने जो मेहनत किया वो काफी लोकप्रिय था, और उनके जो टक्कर में जो बीजेपी ने उनका जो उतारा था महिला उम्मीदवार जो हैं अग्निमित्रा पॉल, तो वो भी काफी लोकप्रिय हैं, और वो भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हैं, और जिन्होंने काफी लोकप्रियता भी हासिल की है, और लोगों के बीच में जाके काफी जगह भी बनाई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे मलय घटक और किशोर मुखर्जी, ये 2 आमने सामने जो है, वो पहले किशोर मुखर्जी के थे। अमरदेव, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी पीछे बहुत तेज आवाज आ रही है, जरा आप तस्वीर भी दिखाइए अमरदेव वहां पर। मुझे लगता है वहां पर काफी हलचल है शायद काउंटिंग सेंटर पर। जी बिल्कुल, अभी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 8 बजने का लोग जो इंतजार कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे जो लोग जो हैं वो धीरे धीरे, जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो धीरे धीरे जो मतदान केंद्र है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हो गए हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, और लौटेंगे आपके पास। लेकिन चंद्रशेखर, आपके पास आते हुए, चंद्रशेखर, वहां से पहले रुझान को लेकर क्या अपडेट है, कितने बजे आएगा? और दूसरा, ये बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यहां पर जो नतीजे आ रहे हैं उसमें खासतौर पर मैं बंगाल की बात करूं,
तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही लड़ाई है। तो दीदी अगर जीती तो मजबूत होंगी और अगर हारी तो फिर वहां पर पार्टी में दो फाड़ हो सकते हैं और यह बीजेपी के लिए बहुत हद तक देश में एक और मजबूती वाला कार्ड साबित होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं पहले बताऊं कि जिस तरह मैं विधाननगर कॉलेज पर मौजूद हूं, यहाँ 3 विधानसभा सीटों का मतगणना हो रहा है और यहाँ पर लगभग कहा जा सकता है कि 2:30 से 8 से 8:30 बजे तक, लगभग 8:30 से 9 बजे तक जो पहला रुझान है वो सामने आ चुका होगा। हमें समझ में आ रहा होगा कि कौन से प्रत्याशी हैं जो आगे चल रहे हैं और कौन है जो पीछे रहेंगे। और साथ ही अगर हम बात करें, आप जैसे कह रही हैं कि ये बिल्कुल सही है कि अगर ममता बनर्जी अगर हारती है तो टीएमसी में कहीं ना कहीं दो फाड़ हो सकता है। और इसकी आशंका अगर हम देखें तो खुद ममता बनर्जी ने खुद ही कहा था, मंच पर खड़ा होकर कहा कि अगर हमें देना है तो 200 वोट दीजिए, क्योंकि अगर आपने 160-165 वोट दिया तो हमारे कुछ गद्दार हैं जिन्हें बीजेपी खरीद लेगी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मंच से किया था। तो ये एक जरूर बात है कि देखने वाली बात होगी कि आज जो टीएमसी है वो 200 का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि दीदी का ही ये मानना है कि अगर इससे कम आया तो बीजेपी कहीं ना कहीं टीएमसी में फूट डालेगी और जो कई ऐसे नेता होंगे, कई ऐसे विधायक होंगे जो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं और बीजेपी की सरकार बन सकती है। वही दूसरे अगर ओर से देखें तो अगर बीजेपी अगर बहुमत यहाँ पे पाती है तब तो उनके लिए किसी भी तरह की तोड़ की जरूरत होगी नहीं। तो ऐसे में देखना आज ये होगा, शाम होते होते ये सारे जो भी कयास है, जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी कि पश्चिम बंगाल में ये जो ऐतिहासिक जो मतगणना है ये किसे सरकार बनाने की इजाजत दे रही है, जनता ने किसे अपना मतदान दिया है। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के इतिहास की, तो पश्चिम बंगाल में शायद ही कभी जोड़ तोड़ की सरकार बनी हो। पश्चिम बंगाल हमेशा से एक तरफा वोटिंग करते आई है, बहुमत की वोटिंग करते आई है। हम 2011 देखें, 2016 देखें या उसके पहले लेफ्ट की सरकारें देखें, तो हमेशा यहाँ पर जो जनता है वो किसी एक के नाम पर वोट देती है। और शायद इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा कि जो जनता है वो किसी एक को, या तो ममता बनर्जी को देखकर वोटिंग की होगी या नरेंद्र मोदी के लिए वोटिंग की होगी। और लेकिन जैसा कि हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उस हिसाब से अगर बात करें तो आशंकाएं जो है वो ममता बनर्जी की तरफ ज्यादा जाती हुई दिखती है। बिल्कुल यही एग्जिट पोल कहता है। 2016 में भी हमने यही कहा था, सटीक साबित हुआ था। 2010 जब सीटें दी थी और 2011 सीटें आई थी और इस बार भी यही स्थिति नजर आ रही है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जो एग्जिट पोल के नतीजे जो हमने दिखाए उसमें जिस तरीके की ममता बनर्जी की बढ़त है, विश्लेषकों ने यह कहा अगर ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार बनती है तो इसका कारण यह होगा कि बंगाल में ओवैसी और सिद्दीकी फैक्टर का नहीं चलना। आखिर क्या कारण रहा? और हम यहां पर दिखा रहे हैं कि 90 सीटों पर मुस्लिम्स जो है वो एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं, जो जीत और हार तय करने वाले हैं। क्या कारण रहा कि इन मुस्लिम्स के बीच इस बार ओवैसी और सिद्दीकी फैक्टर नहीं चला, जबकि बिहार में हमने देखा यही खेल बिगाड़ने का काम बिहार में हुआ था ओवैसी द्वारा? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जब जो लोग बंगाल आए भी नहीं एक बार देश में या दुनिया में, लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। जो कभी बंगाल नहीं आए उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। तो जिस बंगाल में 27-30% मुस्लिम मतदाता है और पिछले 50 वर्षों से जिसको उसने चाहा है उसकी सरकार बनी है, तो उसको भी ये मालूम है कि अगर उसके वोटों का बंटवारा हुआ तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, और उसको शायद सबसे करीब से मालूम है। अब तो वोट हो चुके हैं, अब वोटों की गिनती हो रही है, तो इसमें ये खुल के बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अभी भी जो मुस्लिम मतदाता है खास करके बंगाल का, इस बार के चुनाव में उसके दिमाग में ये नहीं था कि उसको वोट किसको देना है। उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वोटों के बंटवारे में बीजेपी की सरकार आ जाए। पिछले 2019 में 18 सीटें जो मिली हैं वो आपको मालूम है कि वामपंथी और कांग्रेस खेमे का जो पूरा वोट था, खास करके वामपंथियों का,
वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। तो ये एहसास यहाँ के एक एक मुसलमान मतदाता को था और इसीलिए मुझे लगता है, देखिए ये पूरा बाइपोलर इलेक्शन हुआ, दो ध्रुवीय इलेक्शन हुआ, तीसरी फोर्स बहुत कम दिखाई दी। आज के चुनाव परिणामों में भी आपको दिखेगा कि जो तीसरा फोर्स है वो बहुत पीछे रह गया। अब आमने सामने की लड़ाई में मुस्लिम मतदाता जो कि 1/3 के आसपास हैं, उनके सामने चॉइस नहीं थी, उनको पसंद करें या ना पसंद करें, उन्हें ममता बनर्जी को वोट देना ही था। ठीक वैसे ही जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दिया, पसंद करें या ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली में सीधे सारा वोट अरविंद केजरीवाल को मिला, वैसे ही सीधे सारा वोट ममता बनर्जी को इस बार मिला है। मालदा मुर्शिदाबाद एक कांग्रेस का गढ़ रहा है, आप देखिएगा वहाँ के भी जब नतीजे आएंगे वहाँ भी टीएमसी को ही ज़्यादा मत मिले होंगे, कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन को वहाँ भी कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन राजीव ये बताइए, मैं एक बयान कोट करना चाहती हूँ तृणमूल की तरफ से जो कहा गया एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कि मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को 0 क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि लोकसभा में जीती थी पार्टी, यहाँ पर 2 सीटें, इस बेल्ट में कांग्रेस को 12 सीटें मिलनी चाहिए। ये तृणमूल अगर कह रही है तो इसका मायने क्या हुआ? अगर प्लॉटिंग या फिर मजबूत दिखाने की कोशिश कांग्रेस को अगर तृणमूल कर रही है अपनी जीत से हटकर, तो इसके मायने क्या हुए? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, करीब 5-6 महीने पहले की बात है। वामपंथी नेताओं ने ममता बनर्जी से बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट मांगा। इतना जल्दी पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। सारे वामपंथी नेता जब पहुंचे तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गए कि ममता बनर्जी ने ऐसी नाश्ते की प्लेट, इतना खाने का इंतज़ाम और इतनी सहृदयता से मिली कि उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बातचीत में लेफ्ट पार्टी के नेताओं से ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने से रोक नहीं पा रहे हो, आपके सारे लोग उधर जा रहे हैं, आप उनको रोको। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे लोग नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके काडर के नेता भले न जा रहे हो, लेकिन आपका वोट बैंक तो पूरा शिफ्ट कर गया। तो मतलब ये कि जिस वामपंथी नेताओं के खिलाफ 34 साल से ममता बनर्जी लड़ रही थी, चुनाव के ठीक पहले उनको ये खतरा सताने लगा था, वामपंथियों की इतनी सहानुभूति उनको दिखानी पड़ गई, इतनी हमदर्दी दिखानी पड़ गई कि आपका वोट बैंक सरक रहा है, आप उसको देखिए। क्यों? चिंता ये थी कि इनका सरकेगा तो वो बीजेपी पे पहले गया लोकसभा में, अगर विधानसभा में गया तो दिक्कत होगी। ठीक इसी तर्ज पर मालदा मुर्शिदाबाद में जो सीटें देने की बात कह रहे हैं, वो टीएमसी को लगता है कि अगर पोलराइजेशन इस लेवल का हो जाएगा, अगर वोट जो कांग्रेस और वामपंथी को मिलना था वो नहीं मिलेगा, तो वो सारा वोट बीजेपी को चला जाएगा और जो कैलकुलेशन टीएमसी यहाँ पर लगा रही है शायद उसमें गड़बड़ी हो जाए और तो वो गड़बड़ी हो जाए और उसमें उनके सीटों का आंकड़ा थोड़ा कम रह जाए। ये डर टीएमसी को बार बार सता रहा है। टीएमसी के लोग ये जानने के लिए बहुत परेशान नहीं है कि उनको कितना % वोट मिलेगा, उनको ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि वामपंथी और कांग्रेस पार्टी को कितना % वोट मिल रहा है, ताकि कम से कम 43% मत ममता बनर्जी को मिल जाए और उससे वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी पा जाए। ठीक है राजीव, लौटेंगे आपके पास और एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन राहुल गांधी, पलानीस्वामी, पी विजयन, सर्बानंद सोनोवाल, कैलाश विजयवर्गीय, ममता बनर्जी, ये बड़े चेहरे हैं और ये जो रुझान आज 2 मई को आ रहा है, क्या रिजल्ट रहेगा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।